लो, ये देश मेरा बलिदान ये जाया नहीं जाएगा। मारो मारो। तो ये हथियार अभी त्याग दिया जाएगा। हथियार इनको दे दिया गया। एक हाथ में पिस्टल, दूसरे हाथ में मोबाइल, सामने पुलिस और फेसबुक लाइव पर चल रहा था एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर समूचा बिहार दो हिस्से में बट गया। किसी के लिए वो सनकी था तो किसी के लिए समाज सेवी। पुलिस कहती है उसने उन पर, परिवार कहता है उसने हथियार फेंक दिए और फिर कुछ सेकंड बाद गोलियां चल गई और खत्म हो गई भरत भूषण तिवारी की कहानी। लेकिन सवाल यहीं से शुरू होते हैं, क्या भरत भूषण तिवारी सचमुच पुलिस के लिए खतरा बन चुका था? क्या वो मानसिक रूप से बीमार था जैसा कि पुलिस का दावा है, या फिर एक ऐसा मामला जिसने बिहार में फर्जी इनकाउंटर, पुलिसिंग और सिस्टम की संवेदनशीलता पर बड़े सवाल किए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग ट्यूब। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिटौली गांव का रहने वाला भरत भूषण तिवारी कोई कुख्यात अपराधी नहीं था। करीब 28-30 साल का यह नौजवान बीएससी की पढ़ाई कर रहा था और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। पिता काशीनाथ तिवारी बिहार पुलिस में रह चुके थे और मां आशा देवी गृहिणी थी और भाई चंदन तिवारी परिवार के साथ रहते हैं। परिवार और गांव वालों के मुताबिक भरत पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के काम से जुड़े हुए। कोविड के समय लोगों की मदद करना, बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री पहुंचाना, गरीब परिवारों के लिए टेंट कैंप लगवाने की कोशिश करना, ऐसे कामों के कारण गांव में उनकी एक अलग पहचान, एक अलग छवि बन चुकी। लेकिन धीरे धीरे यही युवक सिस्टम से नाराज होने और उसकी नाराजगी उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर नजर भी आती। भोजपुर और आसपास के इलाकों में हर साल बाढ़ और कटाव की समस्या लगातार सामने आती रहती थी। लोग उससे जूझते थे। जवानिया और आसपास के क्षेत्रों में मिट्टी कटाव, जल निकासी की समस्या को लेकर भरत अक्सर सोशल मीडिया पर वीडियोज बनाता रहता। वो कहता था कि नेता सिर्फ वादे करते लेकिन काम नहीं होता। उसने कई बार अधिकारियों से मुलाकात की, एसडीएम, डीएम तक शिकायतें पहुंचाई, लेकिन परिवार का कहना है कि उसे कहीं से संतोषजनक जवाब नहीं मिला। धीरे धीरे उसकी भाषा आक्रामक होती चली गई और उसी आक्रामक भाषा को कभी सनकी रूप में कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि वो मानसिक रूप से बीमार था। लेकिन ये सब अलग अलग पक्ष है। परिवार इसको नहीं मानता है। परिवार का मानना है ये गलत हो और यहीं से कहानी दरअसल बदलनी शुरू हो जाती है। पुलिस के अनुसार भरत के पास एक अवैध पिस्टल थी। उसे वीडियो बनाकर उसने दिखाना शुरू किया। कभी हवा में फायरिंग, कभी प्रशासन को चुनौती, कभी पुलिस को खुलेआम धमकी। सोशल मीडिया पर उसके कई वीडियो खूब वायरल। हालांकि परिवार का दावा है कि भरत का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, वो केवल अपनी बात सरकार तक पहुंचाना चाहता। 16 जून 2026 को शाहपुर थाना पुलिस भरत के घर पहुंची। वो पिस्टल लेकर वहां पर खड़ा था। वो तस्वीर देखी जा सकती। 4 घंटे तक पुलिस उसे समझाती रही। वायरल वीडियो में भरत पुलिस वालों की तरफ पिस्टल ताने दिखाई देते। वो कह रहा होता है, ठोक देंगे तुम सब। पुलिस समझाती रही लेकिन न पिस्टल बरामद हुई, न भरत गिरफ्तार हुआ। शाम को पुलिस खाली हाथ लौट गई। उसी रात प्रेस रिलीज जारी कर पुलिस ने कहा कि भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ है, उसके इलाज की प्रक्रिया शुरू की जा रही। लेकिन परिवार ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया। 17 जून सुबह लगभग 9 बजे पुलिस को सूचना मिल रही थी कि भरत फिर से हथियार लेकर घूम रहा। इस बार पुलिस के साथ एसटीएफ भी साथ थी। भरत छत पर चढ़ गया, मोबाइल ऑन कर दिया, फेसबुक लाइव शुरू हो गया और फिर लाखों लोग वो सीन देख रहे थे जो बाद में बिहार में दरअसल एक बहस का विषय बना। लाइव वीडियो में भरत पिस्टल दिखाता हुआ हवा में गोलियां चलाता है, पुलिस को ललकारता है और फिर कहता है, ये बलिदान मेरे देश के लिए बेकार नहीं जाए। मुझे मारो लेकिन युद्ध लड़ने का मजा ही अलग है, ये वो अपने फेसबुक लाइव में कहता है। इसके बाद वो बाइक से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर बाढ़ पीड़ितों के टेंट कैंप की तरफ निकल। पुलिस पीछे पीछे, आगे आगे भरत भूषण तिवारी। लाइव वीडियोस अभी भी चल रहे हैं। यहीं से कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। पुलिस के अनुसार भरत लगातार फायरिंग कर रहा है। उसने पुलिस टीम पर भी गोलियां चलाई। आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की गई और भरत के पैर में गोली मारी। उसे घायल अवस्था में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां बाद में उसकी मौत हुई। अब मां आशा देवी क्या कहती है? उसकी मां आशा देवी कहती है कि मेरा बेटा मानसिक रूप से बीमार नहीं था। पिता काशीनाथ तिवारी कहते हैं उसने हथियार नीचे रख दिया था, सरेंडर कर दिया था, फिर गोली क्यों मारी गई? भाई चंदन का आरोप है पुलिस ने उसे जानबूझकर निशाना बनाया। परिवार का दावा है फेसबुक लाइव में साफ दिखता है कि भरत ने पिस्टल फेंक दी और लाइव बंद होने के बाद भी गोलियां ये चलती। यही वजह है कि परिवार इसे फर्जी इनकाउंटर बता रहा है। भरत की मौत के बाद जस्टिस फॉर भरत तिवारी
सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी। लोग वीडियो शेयर करने लगे और कई लोग ये सवाल पूछने लगे कि अगर वो सरेंडर कर चुका था तो गोली क्यों मारी। कुछ लोग इसमें पुलिस का समर्थन भी कर रहे हैं। उनका कहना है जो व्यक्ति खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहा है, फायरिंग कर रहा है, पिस्टल कैरी कर रहा है, उसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। सोशल मीडिया पर दरअसल बिहार 2 हिस्सों में इस मुद्दे पर बंट गया। अब जब सब गांव पहुंचा तो लोगों का आक्रोश फूट, ग्रामीणों ने आरा बक्सर 4 लेन हाईवे जाम कर दिया, कैंडल मार्च निकाला, न्याय की मांग उठी, भारत को इंसाफ दो के नारे लगने लगे और मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने कुछ पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड किया। शाहपुर थाने के अधिकारियों पर कार्रवाई हो गई, विभागीय जांच शुरू हो गई। 3 अलग अलग एफआईआर इस मामले में दर्ज की। पहली एफआईआर भरत के खिलाफ अवैध हथियार रखने की, पुलिस पर फायरिंग करने की, सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप से। दूसरी एफआईआर भी इसी घटनाक्रम से जुड़ी थी और तीसरी एफआईआर सड़क जाम और हंगामे को लेकर दर्ज हुई, जिसमें मुखिया बलिराम यादव समेत कई लोगों के नाम शामिल। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सवाल सिर्फ विपक्ष की तरफ से नहीं, बीजेपी के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि अगर उसने हथियार छोड़ दिया था तो गोली क्यों चलाई गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। यानी सरकार भी मामले को हल्के में नहीं ले रही, क्योंकि इस पर बिहार में बड़ा सेंटिमेंट क्रिएट हो रहा है। पुलिस ने प्रेस रिलीज में कहा कि भरत मानसिक रूप से अस्वस्थ था, लेकिन परिवार ने इसे पूरी तरह से खारिज किया। मां आशा देवी कहती है, मेरा बेटा पढ़ाई करता था, समाज सेवा करता था, बिल्कुल सामान्य था, और यही एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर पुलिस को सचमुच लगता है कि वो मानसिक रूप से अस्वस्थ है, तो क्या उसे काउंसलिंग, मनोचिकित्सक या फिर किसी विशेष टीम की मदद से काबू नहीं किया जा सकता था, रेस्क्यू नहीं किया जा सकता था? क्या हर संकट का जवाब गोली चला देना है? क्या कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर लाइव आकर हथियार लहराए, पुलिस को धमकाए, फायरिंग करे और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे? क्या किसी अनहोनी का इंतजार किया जाता रहे? यही वजह है कि यह मामला इतना जटिल हो गया है कि सिर्फ पुलिस बनाम परिवार की कहानी नहीं रह गया, बल्कि कानून बनाम मानवाधिकार, मानसिक स्वास्थ्य और सिस्टम की संवेदनशीलता का मुद्दा भी दरअसल ये बन चुका है। भरत भूषण तिवारी की कहानी शायद एक और सवाल छोड़ जाती। एक पढ़ा लिखा युवक जो अफसर बनना चाहता था, पढ़ाई कर रहा था, समाज सेवा के काम से जुड़ गया, वो आखिर हथियार लेकर फेसबुक लाइव तक क्यों पहुंचा? क्या उसकी शिकायतें कभी सुनी नहीं गई? क्या स्थानीय समस्याओं का समाधान समय पर नहीं हो पाया? क्या सिस्टम की उदासीनता ने धीरे धीरे उसके प्रति उसका गुस्सा जो है उसको वो कहीं ना कहीं घर करता गया, वो धीरे धीरे विस्फोट हो गया और फिर सचमुच वो नियंत्रण खो चुका? इन सवालों का जवाब शायद न्यायिक जांच से सामने आए, लेकिन क्या भरत तिवारी के परिवारजनों को या इस तरह की मानसिक स्थिति या इस तरह की परिस्थिति से गुजर रहे लोगों के परिवारों को क्या यहाँ पर न्याय मिल पाएगा? जिन लोगों की भावनाएं भरत तिवारी के साथ है, जिन लोगों की मदद भरत तिवारी ने की, चाहे वो सामाजिक रूप से की हो, उनका जो सवाल है उसका जवाब कैसे मिलेगा? फिलहाल बिलौटी गांव में एक माँ अपने बेटे के लिए रो रहे, एक पिता पूछ रहा है कि अगर उसने सरेंडर कर दिया था तो गोली क्यों मारी गई? पुलिस कह रही है हमने आत्मरक्षा में गोली चली, और पूरा बिहार इस बात का इंतजार कर रहा है उस सच का, दरअसल जो फेसबुक लाइव के खत्म होने और गोलियों की आवाज के बीच कहीं छिपा हो। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता कि गोली किसने चलाई, बल्कि सवाल ये होता है कि आखिर हालात वहां तक क्यों पहुंचे। आपका इसको लेकर क्या कहना? आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। भरत भूषण तिवारी के इस मामले को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? आप बिहार के उस किस मंतव्य की तरफ खड़े हैं? उस मंतव्य की तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि भाई भरत भूषण तिवारी आपराधिक परिस्थिति में आ चुका था, वो फेसबुक पर पिस्टल लहरा रहा था, वो किसी को गोली मार सकता था, अनियंत्रित था, ठीक है, उसको गोली मारना जस्टिस है, उसको गोली मारना ठीक है। और दूसरा नैरेटिव जहां ये कहा जा रहा है कि अगर उसने आत्मसमर्पण कर दिया था, उसने पिस्टल फेंक दी थी, फेसबुक लाइव पर था, उसका बैकग्राउंड पुलिस को पता था, समाज सेवा के उसके काम सबको पता थे, तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश, उसको नियंत्रित करने की वैज्ञानिक कोशिशें क्यों नहीं की गई? उसके इलाज का प्रबंध क्यों नहीं किया गया? उसकी मनोस्थिति अच्छी नहीं थी तो उस पर चिकित्सा की दृष्टि से क्यों नहीं कंट्रोल करने की कोशिश की? ये सवाल हमारे आपके सबके सामने है, इसलिए जस्टिस फॉर भरत तिवारी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मौत किसी भी शख्स की हो, वो अंदर से झकझोरती है, क्योंकि वो सिर्फ एक परिवार को नहीं बल्कि समूचे समाज को, समूचे तंत्र को कहीं ना कहीं गहरा सदमा। इस तरह के इनकाउंटर्स कई सवाल छोड़ जाते। इन सवालों में अगर आप एक तरफ जस्टिस के पहुंचेंगे तो कई बार वो
इस प्रवृत्ति को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप दूसरी तरफ पहुंचेंगे तो कई ऐसी प्रवृत्तियों को होने से रोकने की जो सोच है उसको कहीं ना कहीं नियंत्रण मिलता है। ये दोनों ही चीजें अपनी अपनी दिशा में जब एक्सट्रीम पर पहुंचती हैं तो चुनौतीपूर्ण हो जाती है, मुश्किल हो जाती है। और बिहार की जनता क्या चाहती है, देश का आवाम क्या सोचता है, जस्टिस फॉर भरत तिवारी क्यों ट्रेंड कर रहा है, और क्या जस्टिस भरत के परिवार को मिलेगा, क्या जस्टिस उन पुलिसकर्मियों को भी मिलेगा जो ये कह रहे हैं कि भाई अपनी आत्मरक्षार्थ हमने गोली चलाई, अब वो सस्पेंड हो गए हैं, उनके खिलाफ केस हो गया है। आपकी क्या राय जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।